हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, घर पे होंगे और सेफ़ होंगे। मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर अल्ताफ़ हुसैन और एक बार आप सबका फिर से स्वागत करता हूँ ग्रेविट क्लासेस में। तो बेसिकली हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th में फ़िज़िक्स में इलेक्ट्रिसिटी, और क्लास 10th की इलेक्ट्रिसिटी में हमारे प्रीवियस कुछ लेक्चर्स हो चुके हैं। तो जो लोग हमारे इस लेक्चर पे न्यू हैं वो लोग पहले के कुछ वीडियो लेक्चर जाके देख लें ताकि ये लेक्चर उनको बेटर तरीके से समझ आ सके। तो आज का हमारा क्या टॉपिक होगा? आज का हमारा टॉपिक होगा हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना? तो चलो बिना विलंब के स्टार्ट कर देते हैं। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये बात आती है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट होता क्या है। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने बहुत सारी इलेक्ट्रिक सर्किट अभी पढ़ी है इस चैप्टर में। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है कोई भी वायर में, ठीक है, कोई भी कंडक्टर में रेजिस्टेंस होता है। तो जब कभी भी हम करंट पास करते हैं किसी भी वायर के थ्रू जो जिसमें कुछ रेजिस्टेंस है, तो उसमें क्या होती है? हीट जनरेट होती है। और इस फिनोमिना को हम लोग कहते हैं, हीट जनरेट होने के फिनोमिना को हम लोग कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये एकदम मतलब यूनिवर्सल कंसेप्ट है एकदम, कि कोई भी एक तार होगा, अगर उस तार में हम लोग क्या पास कराएंगे? करंट पास कराएंगे, तो उसमें हीट अपने आप ही जनरेट होगी अगर वो तार में रेजिस्टेंस होगा। और जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं कि हर तार में रेजिस्टेंस होता है, किसी में ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो अगर कोई रेजिस्टिव वायर है और उसमें करंट पास किया जाए तो उसमें हीट जनरेट होगी, और इसी फिनोमिना को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो एकदम सिंपल वे में इसको डिफाइन कर देते हैं। When current is passed through a wire having some resistance, then the wire then heat is produced in the wire, and this phenomena is called heating effect of current। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, हमने बोला अगर कोई भी वायर जिसका कुछ रेजिस्टेंस है उसमें अगर करंट पास करोगे तो हीट जनरेट होगी, वायर अपने आप हीट हो जाएगी, और इसी फिनोमिना को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हमारे एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक आयरन जो हम लोग घर में यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है? हीट जनरेट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? वो एक छोटा सा सॉकेट होता है, उसको ले जाके मतलब लगा देते हैं, स्विच ऑन कर देते हैं, तो क्या होता है? हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हीट हो जाता है। उससे हम क्या कर सकते हैं? कपड़े को प्रेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल हैं। अभी सर्दियों में हम लोग रूम हीटर यूज़ करते हैं। ये सब क्या होता है? करंट होता है, वो करंट से क्या प्रोड्यूस हो जाती है? हीट। तो बेसिकली होता क्या है उस रूम हीटर में? उस रूम हीटर में एक मतलब मेटल का वायर ही तो होता है जिसमें करंट पास करती है, तो उसमें हीट जनरेट होता है। किस फिनोमिना से होता है? इसी फिनोमिना से। तो रूम हीटर हो गया, गीजर हो गया जो हम लोग यूज़ करते हैं पानी गर्म करने के लिए, और हमारा इलेक्ट्रिक आयरन हो गया, ये सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में के प्रिंसिपल पे वर्क करती है। हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब भी हो गया, वो भी क्या करता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, उसमें भी हीट जनरेट होती है। ठीक है ना? एज वेल एज लाइट भी जनरेट होती है। वो हमारा फिलामेंट वाला बल्ब, आजकल जो एलईडी बल्ब आ रहा है उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग अब पढ़ लेते हैं। ये तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हो गया। इसके बाद आता है सबसे ज़रूरी चीज़ कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, चलो पेन और नोटबुक तो लेके बैठे ही होगे। तो अगला टॉपिक है हमारा कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये बड़ा ज़रूरी है समझना तुम लोगों के लिए। ठीक है, अच्छा ये चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जैसा हमने पहले भी बताया है कि ये चैप्टर तुम्हारा 12th के लिए भी बड़ा यूज़फुल होगा। ये 12th में भी आएगा।
ठीक है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। कॉज क्या होता है, तो हम लिखेंगे पहली लाइन, हीट इज जनरेटेड in the wire to overcome the resistance of wire। हमने बोला हीट जो होता है, किसी भी वायर में हीट क्यों जनरेट होता है, टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, मतलब रेजिस्टेंस, जो वायर का रेजिस्टेंस है उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है ना। हमने पहले भी बताया था कि किसी भी वायर में जो रेजिस्टेंस होता है वो करंट की रास्ते की सबसे बड़ी बाधा और रुकावट होता है, तो मतलब कि करंट को रोकता है। जैसे हम लोग रोड पे चलते हैं ना, तो रोड पे चलने में क्या होता है, स्पीड ब्रेकर होता है रोड पे, तो वो हमारे क्या करता है, हमारे स्पीड में क्या करता है, जैसे हम मान लो व्हीकल चला रहे हैं अपनी रोड पे, तो क्या करता है, हमारे स्पीड ब्रेकर का काम है स्पीड को ब्रेक करना, मतलब स्पीड को कम कर देता है वो, ठीक है ना। तो स्पीड की रास्ते की बाधा जिस तरह से स्पीड ब्रेकर है, तो उसी तरह से एक सर्किट में या एक वायर में करंट के रास्ते की बाधा कौन है, रेजिस्टेंस। तो हीट जो है जनरेट होती है किसी भी वायर में इन ऑर्डर टू ओवरकम द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए होती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं दैट इज हायर द रेजिस्टेंस ऑफ the wire, greater will be the heat produced in the wire। इसका मतलब क्या हो गया कि हीट रेजिस्टेंस जो हीट जनरेट होती है किसी भी वायर में, वो किसको ओवरकम करने के लिए होती है, उस वायर की रेजिस्टेंस को। तो इसका मतलब जिस वायर का रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसमें हीट ज़्यादा जनरेट होगी, बिल्कुल सही है। जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है उसमें हीट और ज़्यादा जनरेट होती है। जैसे कि हमारे घर में जो रूम हीटर होता है, वो जो वायर होता है वो बहुत हाई रेजिस्टेंस का इस्तेमाल होता है, तभी तो रेजिस्टेंस हाई होता है, तो हीट बहुत ज़्यादा जनरेट होती है वहाँ पे। सेम इलेक्ट्रिक आयरन में भी यही होता है। तो हायर द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, ग्रेटर विल बी द हीट प्रोड्यूस्ड इन द वायर, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अगर तुमको इसको थोड़ा सा और हमको थोड़ा सा और डिटेल्ड व्यू में समझाना हो, तो डिटेल्ड व्यू में हम ऐसे समझा सकते हैं इसको। मान लो कि एक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है ना, ये मान लिया, ये बैटरी लगी हुई है, ठीक है, और इसका कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक है, मान लो इसका रेजिस्टेंस R है और ये इसका बैटरी लगी हुई है V वोल्टेज की, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, करंट तो ऐसे फ्लो करेगी ना पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करते हैं, नेगेटिव से कैसे जाएंगे, पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। अब एक बात और देखो, जब कभी भी कोई वायर होता है, वायर में क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फ्री इलेक्ट्रॉन तो रैंडम किसी भी डायरेक्शन में भागते रहते हैं, किसी भी मेटल में, ठीक है, या किसी भी कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रैंडम हर डायरेक्शन में भागते रहते हैं। लेकिन जब कभी भी हम उसको एक्सटर्नल सोर्स देते हैं, एक्सटर्नल सोर्स मतलब एक्सटर्नल एनर्जी सोर्स, एनर्जी सोर्स क्या हो गई यहाँ पे, बैटरी, जब हम देते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रैंडमली हर डायरेक्शन में नहीं भागती, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में भागती है, और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन क्या होता है, नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ में। मतलब अभी तक जब तक बैटरी नहीं लगाए किसी कंडक्टर में, वो रैंडमली इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं, लेकिन जैसे ही हमने बैटरी लगाया वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ भागना शुरू कर दिया। अब होता क्या है, जब इलेक्ट्रॉन ढेर सारे, मान लो इलेक्ट्रॉन है भीड़ में भाग रहे हैं खूब तेज, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करते हैं तो क्या होता है, उस कंडक्टर के जो एटम्स होते हैं और आयंस होते हैं अंदर, तो इलेक्ट्रॉन का कोलिजन होने लगता है, आपस में भी कोलिजन होता है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन से, और इलेक्ट्रॉन का कोलिजन एटम से या आयन से भी होता है, ठीक है। किसी भी मतलब कि कोई सॉलिड कंडक्टर है उसके अंदर एटम्स होते हैं, आयंस भी होते हैं, तो क्या होता है, उससे इसका टकराव होने लगता है, कोलिजन होने लगता है। जब टकराव होता है तो हमें पता है, मान लो हम दौड़ते हुए आ रहे हैं और कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो होगा क्या, हम दौड़ते हुए आए उससे टकरा गए, टकराएं तो क्या हुआ, हमने अपनी एनर्जी, कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हमने 9 पे पढ़ा था ना, काइनेटिक एनर्जी हमने उसको दे दी। तो ये जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता रहता है, इससे एनर्जी क्या होती है, एनर्जी क्या होती है, उस वायर की एनर्जी, वायर की इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम भागते रहेंगे और हमारा कोलिजन होगा, तो हम जो है अपनी एनर्जी किसको देते जाएंगे, एटम्स को, आयंस को।
एज अ रिजल्ट होता क्या है कि पूरे कंडक्टर की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, और कंडक्टर की जो एनर्जी इंक्रीज होती है वो रिलीज होगी, और वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो किस फॉर्म में होगी, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। तो हीट निकलने लगती है वायर से, इसी को कहते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इतना सिंपल है, ये पूरा हमने कॉज बता दिया, ये हमने एक शॉर्ट नोट में बता दिया और यहाँ पे हमने एक्सप्लेन कर दिया। जो हमने एक्सप्लेन किया तुम लोग पेन और कॉपी लेके बैठे ही हुए हो तो उसको लिख भी सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हम लिखवाएं। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारी क्लास में पेन और कॉपी लेके बैठा करो। तुम्हें कोई भी चीज़ लगे कि जो ज़रूरी है और हम नहीं लिखवा रहे हैं तो उसे तुम खुद भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो इसके बाद हमने कॉज पढ़ लिया, अब हम लोग एक और चीज़ पढ़ लेंगे जो बहुत ज़रूरी है तुम लोगों के लिए, और वो है जूल साहब का नाम तो सुना होगा ना भाई तुम लोगों ने, बहुत बड़े आदमी थे। चलो बताते हैं, नहीं पता तो ठीक। देखो भाई, अभी तक बात हो रही थी ऊपर ऊपर की, हो रही थी कि कोई एक वायर है उसमें रेजिस्टेंस होगा, ठीक है ना, उस पर करंट पास करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा। तो बात आती है कि हीट कितना प्रोड्यूस होगा, तो जूल बाबा आ गए। जूल बाबा ने कहा हम बताएंगे कितना प्रोड्यूस होगा। देखो इन्होंने बताया क्या, इन्होंने कहा कि हीट जनरेटेड इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस, in a wire of resistance, heat generated in a wire ठीक है, ऐसे नहीं करते, ऐसे लिख लेते, हीट जनरेटेड इन अ वायर इज, ठीक है ना। जूल साहब ने क्या बोला, पहला चीज इन्होंने बोला कि जो हीट जनरेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आई स्क्वायर के। इन्होंने कहा कि भाई देखो जो हीट जनरेट होगा किसी भी वायर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द करंट के, मतलब कि करंट जितनी ज़्यादा होगी हीट भी उतना ज़्यादा होगा। ये तो मतलब अंडरस्टूड है ना, ये तो मतलब हम लोग सोच सकते हैं प्रैक्टिकली कि किसी भी वायर में जितनी करंट होगी उतनी ज़्यादा हीट डेवलप होगी, ठीक है। दूसरा इन्होंने बोला कि जो हीट एच यहाँ पे हीट है जो प्रोड्यूस होती है वो एक चीज़ और के भी प्रोपोर्शनल होगी, मतलब पहला तो करंट पे डिपेंड करेगी हीट, और किस पे डिपेंड करेगी, दूसरा इन्होंने बोला कि रेजिस्टेंस पे करेगी। तो तुम लोग कहोगे सर ये तो हमें पता था, आप बता चुके हैं कि हायर द रेजिस्टेंस हायर विल बी द हीट, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हीट उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एक बात और जूल साहब ने कह दी कि एच जो है, अच्छा बताओ और किसी चीज़ पे भी डिपेंड करेगा, हाँ किस पे करेगा, टाइम पे। देखो घर पे कभी कभी हम लोग अगर कभी देखे हों तो इलेक्ट्रिक आयरन है हमारे घर पे या इलेक्ट्रिक वो रूम हीटर है, तो उसका वायर में कभी पता नहीं तुम लोगों ने नोटिस किया है कि नहीं, अगर मान लो वो हम लोग रूम हीटर ज़्यादा देर के लिए चला देते हैं 4 घंटे 6 घंटे के लिए, तो क्या हो जाता है वायर बहुत हीट हो जाता है। अगर गलती से हमारा हाथ जो है वायर पे टच हो गया, मतलब वो इंसुलेटेड वायर पे ना, ठीक है ना, खुले हुए तार पे तो टच नहीं होगा, नहीं तो शॉक लग जाएगा हमें। तो क्या होता है, हमें ये महसूस होता है कि वो वायर हीट हो गया है काफ़ी देर के बाद। मतलब कोई भी इलेक्ट्रिक अपैरेटस हम ज़्यादा देर तक ना, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस ज़्यादा देर तक हम चला देते हैं तो क्या होता है, हीट जनरेट होती है, और ज़्यादा देर तक तो और ज़्यादा हीट जनरेट होगी। इसका मतलब हीट जो जनरेट होगी वो किस पे डिपेंड करेगा, टाइम पे। हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी होगा। तो ये 3 इक्वेशन इन्होंने बताई, तो हो गया यहाँ से कंबाइनिंग 1 2 एंड 3, मतलब तीनों को मिला दो तो h किस पे डिपेंड कर रहा है, आई स्क्वायर पे, दूसरा r पे और तीसरा t पे। तुम लोग कहोगे सर जब कभी भी प्रोपोर्शनल का साइन आता हटता है तो इक्वल का लगता है और एक कांस्टेंट आता है k। यहाँ पे इन SI यूनिट में देखा गया है कि k की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो h की वैल्यू क्या होगी, k की वैल्यू 1 रखो। यहाँ प्रोपोर्शनल का साइन हटा, इक्वल का लगा, एक कांस्टेंट आया k, SI यूनिट में k की वैल्यू 1 होती है, तो h इज इक्वल टू कितना हो गया, आई स्क्वायर r t, k की वैल्यू 1 हो गई। तो इसको कहते हैं, दिस इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ
हीटिंग, भाई इसी को कहते हैं क्या, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इतना सिंपल है, H=I²RT। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनते हैं, लेकिन इस पे क्वेश्चन हम लोग आगे चल के करेंगे। अब कुछ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसा कि हमने बोला एवरीडे लाइफ में यूज़ होता है, ठीक है। तो सबसे पहला हम एग्जांपल ले लेंगे। अभी हम बहुत देर से बात कर रहे हैं किसकी, हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक आयरन की भी बात की है हमने, बल्ब की भी बात की है। तो पहले बल्ब के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक बल्ब में वो जो पीला वाला बल्ब नहीं होता, ठीक है, फिलामेंट वाला, जो आजकल हम लोग यूज़ नहीं करते ऑब्वियसली। 60 वाट 100 वाट का अवेलेबल होता था, हम लोग बहुत मोस्ट कॉमनली उसको यूज़ करते थे 60 वाट या 100 वाट का बल्ब घरों में, ठीक है। तो वो जो फिलामेंट बल्ब उसको बोलते हैं, वो फिलामेंट बल्ब कैसे वर्क करता था, ठीक है। तो देखते हैं कैसे वर्क करता था। जब उसमें वो फिलामेंट बल्ब का, देखो ऐसा होता है बल्ब, बना देते हैं मेरी हैंड राइटिंग के साथ साथ, ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग के साथ साथ मेरी मतलब डायग्राम भी अच्छे नहीं बनते, तो थोड़ा कोऑपरेट करोगे होपफुली आप लोग। तो यहाँ पे कुछ ऐसा होता है और ऐसे ऐसे इसका कुछ ना अजीब सा ऐसे फिलामेंट होता है, याद आ रहा होगा नहीं, ठीक है। ये तार टूट जाता है तो हम लोग कहते हैं बल्ब जलना बंद हो गया, फ्यूज़ हो गया, ठीक है। तो क्या होता है इसमें, जब हम लोग इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ये जो बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है, ये बना होता है एक मेटल का, और वो मेटल का जो है मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ठीक है ना। तो जब ये मेटल, जिस मेटल का बना होता है, ये मेटल का देखो यहाँ लिख देते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ मेटल। बेसिकली ये टंगस्टन का बना होता है, मेटल, ठीक है, मेटल ऑब्लिक अलॉय भी बोल सकते हैं, टंगस्टन का। इसको मिटा देते हैं, नोट तो कर ही लिया होगा तुम लोगों ने। इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ मेटल टंगस्टन ऑफ हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो होता क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब जो हमारा होता है वो किसका बना होता है, एक मेटल का, टंगस्टन मेटल का। और टंगस्टन मेटल का जो रेजिस्टेंस होता है बहुत हाई होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है। जब उसमें हम लोग करंट पास करते हैं तो क्या होता है, हाई रेजिस्टेंस की वजह से बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है। बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होने की वजह से क्या होता है, वो जो फिलामेंट होता है बल्ब का, वो रेड हॉट हो जाता है, वाइट हॉट हो जाता है, और वो ग्लो करने लगता है, ठीक है। वाइट हॉट होके वो क्या करने लगता है, ग्लो करने लगता है। और उसको हाई मेल्टिंग पॉइंट क्यों होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट इसलिए ताकि वो बल्ब का फिलामेंट मेल्ट ना कर सके। सोचो अगर इस बल्ब का फिलामेंट लो मेल्टिंग पॉइंट का होगा तो वो मेल्ट कर जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं करेगा, या ये कह सकते हो बल्ब का जो लाइफ टाइम होगा या लाइफ स्पैन होगा बहुत छोटा हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत जल्दी फ्यूज़ हो जाएगा वो। तो हम कह सकते हैं हाई रेजिस्टेंस एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड hence when current is passed through it then it becomes white hot and starts to glow। ये वाइट हॉट बन जाता, वाइट हॉट हो जाता है और ये क्या करता है, ग्लो करने लगता है। तो आई होप ये समझ में आ गया हो। ये पूछा जाता है कभी कभी, हाउ डज एन इलेक्ट्रिक बल्ब ग्लोस, क्वेश्चन आ जाता है इस पर, ठीक है ना, बोर्ड में तुम लोग के। चलो ये तो समझ में आ गया। तो ये बस तुम्हें याद रखना है कि जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसका जो फिलामेंट होता है वो एक मेटल का बनता है, जिस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज रेजिस्टेंस दोनों ही बड़ा हाई होता है। रेजिस्टेंस तो हाई होना ही है क्योंकि भाई तभी हीट प्रोड्यूस होगी, और मेल्टिंग पॉइंट हाई इसलिए होना है ताकि वो मेल्ट ना हो जाए जल्दी से, ठीक है। एक और ले लेते हैं, क्या होता है, एक और हो जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक आयरन। इलेक्ट्रिक आयरन या ऐसे करके लिख सकते हैं ऑब्लिक गीज़र। इलेक्ट्रिक आयरन या गीज़र या बहुत सारे
डिवाइस हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये सब कैसे काम करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, इट इज, ये ऐसे लिख देते हैं, द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन ऑब्लिक गीजर is made up of an alloy having very high resistance and high melting point। भाई इसका भी सेम वही कंसेप्ट होता है। इसका जो एलिमेंट होता है ना इलेक्ट्रिक आयरन के अंदर यूज़ होता है, वो एक ऐसे अलॉय का बना होता है जिसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है और मेल्टिंग पॉइंट भी, ठीक है ना। अलॉय जानते ही होगे, अलॉय क्या होता है। अलॉय क्या होता है, दो मेटल से या फिर एक मेटल या एक नॉन मेटल को मिला के बनाया जाता है, ठीक है ना। अलॉय के बारे में तुम लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है, मतलब मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स और अ मेटल एंड अ नॉन मेटल, ठीक है। इसके बाद एक और एपेरेटस पढ़ लेते हैं, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सब नोट डाउन करते जाना, ठीक है ना। इस पे बोर्ड पे छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। एक और हमारा एपेरेटस आ गया, वो हो गया इलेक्ट्रिक फ्यूज। अच्छा हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ, 2 पढ़ लिए, एप्लीकेशन ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज की बात करें, भाई इलेक्ट्रिक फ्यूज कैसे काम करता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो है यूजुअली एक मेटल का बना होता है। इट इज मेड अप ऑफ मेटल या फिर बोल सकते हैं अलॉय हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट। लो मेल्टिंग पॉइंट क्यों होता है, देखो इलेक्ट्रिक फ्यूज हमारे घरों में यूज़ होता है किस लिए, प्रिकॉशनरी मेथड की तरह। ये क्या होता है, ये एक प्रिकॉशनरी डिवाइस होती है। किस लिए होता है, कभी हमारे घर में मान लो क्या होता है, बहुत हाई करंट फ्लो कर जाता है या ओवर करंट हो जाता है, ठीक है ना। कभी शॉर्ट सर्किट हो जाती है, उसकी वजह से क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर जाती है अचानक से घर में। तो क्या होता है, हमारे घर में टीवी है, ठीक है, रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, हमारे घर में एसी चल रही है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है जो कि मतलब डैमेज हो सकती है इस शॉर्ट सर्किट की वजह से या बहुत ज़्यादा ओवर करंट फ्लो करने की वजह से। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, ये सारी डिवाइस प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बेसिकली जब करंट बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो एक तार होता है, ठीक है ना, ऐसे होता है। मान लो कि ये है हमारा, देखा होगा घर में कभी फ्यूज़ उड़ा होगा तुम्हारे घर में, तो एक वायर होता है, इसमें लपेटा होता है ऐसे करके। तो क्या होता है कि जब करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है घर में, तो ये वायर क्या कर जाता है, ये वायर क्या कर जाता है, ये वायर मेल्ट करके क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है ये वायर, ठीक है ना। इस पे ऐसे रैप कर देते हैं हम लोग और ये वायर मेल्ट करके ब्रेक कर जाता है, और ये ब्रेक हो जाता है तो घरों में क्या हो जाता है, सप्लाई कट जाती है और हमारे सारे डिवाइसेस जो है वो बच जाते हैं डैमेज होने से, ठीक है ना। ये कहते हैं ना, ये खुद पे पूरी जो भी घरों में दिक्कतें होती है खुद पे ले लेता है और खुद जो है ना मतलब क्या कहते हैं कि दूसरों को बचाने के लिए हमारे बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमारे सरहद पे जवान खड़े हुए हैं और वो हमें प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी जान गंवाने को भी तैयार रहते हैं हर वक्त। तो ये हमारे सरहद का जवान कह सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। बड़ी रिस्पेक्ट देना चाहिए हमें इसे। ये हमारे घर के सारे डिवाइसेस को प्रोटेक्ट करता है और खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है ये। तो हम लोग फ्यूज़ फिर से हालांकि लगा देते हैं ये, तो ओवर करंट या फिर हमारे घर में शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना। इसका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है क्योंकि जब करंट इसमें से हाई करंट फ्लो करेगी, ये बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट का रखते हैं। जैसे ही हाई करंट फ्लो करेगी तो ये क्या हो जाएगा, ये मेल्ट हो जाएगा, और मेल्ट हो जाएगा तो सप्लाई क्या हो जाएगी, टूट जाएगी, हमारे घर में आना बंद हो जाएगी सप्लाई, ठीक है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ मेटल और अलॉय हैविंग वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग लिख सकते हैं ये कि इट इज़ अवेलेबल इन द करंट रेटिंग। देखो ये 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर,
10 एम्पियर, ये ऐसे करंट रेटिंग के हिसाब से अवेलेबल होता है। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, रूम हीटर यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, घरों में। रूम हीटर हमारा ये बताओ कितने वॉट का होता है, 1000 वॉट का, ठीक है ना, हमारा 1000 वॉट का होता है। और रूम हमारे घर में सप्लाई कितनी आती है, 220 वोल्ट, ठीक है। हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू करंट होता है। अभी हम लोग ये आगे पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक पावर हमारा आया नहीं है, तो यहाँ से हम आई निकाल लेते हैं। P इज इक्वल टू वी आई होता है, P होता है इलेक्ट्रिक पावर, V होता है हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, I होता है करंट। यहाँ से हम I निकाल सकते हैं, I हो जाएगा P अपॉन V। तो यहाँ पे अगर हम I निकालना चाहें तो कितना हो जाएगा, पावर यहाँ पे कितना है रूम हीटर का 1000 वॉट, और वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, तो ये तकरीबन आ जाएगा हमारा 4.5 एम्पियर। तो मान लो हमारे घर में एक रूम हीटर लगा है और इस रूम हीटर को हमें प्रोटेक्ट करना है, तो हम कितने एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ करेंगे इन सब में से, तो तुम कहोगे सर ये वाला ज़्यादा सूटेबल होगा। मतलब ये 4.5 एम्पियर क्या करता है, करंट लेता है, कौन, रूम हीटर। और 4.5 एम्पियर से काफ़ी ज़्यादा अगर इसमें करंट आ जाए तो ये क्या हो सकता है, रूम हीटर डैमेज हो सकता है। तो इस डैमेज को बचाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, एक 5 एम्पियर का फ्यूज़ यूज़ कर लेते हैं। क्या होता है कि जब करंट बहुत हाई होती है, 5 एम्पियर तक तो ये बियर कर लेगा ये रूम हीटर, लेकिन उससे ज़्यादा हाई हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसकी रेटिंग, करंट रेटिंग कितनी है, 4.5 एम्पियर के लिए बना हुआ है रूम हीटर। 4.5 एम्पियर करंट की इसको ज़रूरत होती है। तो अगर हम 5 एम्पियर का फ्यूज़ लगा देंगे तो 4.5 एम्पियर से जैसे ही थोड़ा ऊपर जाएगा, या कह सकते हैं हम 5 एम्पियर को जैसे ही क्रॉस करेगा, ये क्या हो जाएगा, फ्यूज़ वायर हमारा मेल्ट कर जाएगा, सप्लाई हमारी कट जाएगी और हमारा रूम हीटर बच जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ जैसा कि तुम लोग देख सकते हो इसी काम में यूज़ होता है एज अ प्रिकॉशनरी एलिमेंट, ठीक है। आज के लिए इतना काफ़ी है, अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल करेंगे इस पे बेस्ड, ठीक है। इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई भी अगर क्वेरी होती है तो आप लोग हम लोग यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, या फिर हमारे फेसबुक पेज पे ग्रेविट क्लासेस पे जाके आप लोग वहाँ पे मैसेज कर सकते हो, उसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर बनाया जाएगा, ठीक है। इसको पढ़िए, अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन हैव अ नाइस डे, टेक केयर।